हेलो नमस्कार साथियों। तो आइए आज अपने नए सेशन की ओर हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की क्लास देखा था और आज लेक्चर नंबर 1 हम देखते हैं। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर में घुस चुके हैं, जो कि आज का टॉपिक मेरे साथियों सजीव और उसकी विशेषता। ठीक है, तो ध्यान रहे, सजीव और उसकी विशेषता को आज हम देखेंगे परिपूर्ण तरीके से। आज इस क्लास के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि सजीव की विशेषताएं क्या होती है और सजीवों में पोषण की व्यवस्था क्या होती है और सजीव पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे मेरे साथियों। तो आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिए। आइए बात करते हैं कि सजीव और उसकी विशेषता की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्लास है सजीव की विशेषता तथा उसमें देखेंगे पोषण के आधार पर सजीवों की प्रकार। इन सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस सेशन को जितना जितना हो सके मेरे साथियों शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको भी और आपके परिवार को और आपके दोस्त को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। देखेंगे कि सजीव, सबसे पहले नंबर हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ चुके हैं, सजीव और निर्जीव के प्रति हम लोग जानते हैं और बहुत पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग भी पढ़े होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि सजीव की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे प्रमुख बातें होती है कि सजीव है तो फिर कैसे हैं, सजीव के लक्षण क्या होते हैं कि हम सजीव हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे साथियों कि अगर आप सजीव हैं तो क्या क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप सजीव हैं, क्यों, इसका लक्षण क्या होता है और इसकी जो विशेषताएं हैं, सजीवों की विशेषता क्या होती है। तो आइए बात करते हैं कि सजीवों की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं मेरे साथियों। तो देखेंगे जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो हम लोग पढ़ेंगे मानव पोषण और स्वास्थ्य के प्रति हम लोग देखेंगे। तो उसी में से एक टॉपिक है ना, उसी में से एक टॉपिक है कि सजीवों की विशेषता तथा पोषण के आधार पर सजीवों की प्रकार। तो आइए बात करते हैं। आज हम अच्छे तरीके से बात करेंगे कि सजीवों की विशेषताएं की चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ध्यान देंगे मेरे साथियों कि सजीवों की प्रकार कितने हैं और सजीव में मुख्य विशेषताएं क्या होती है कि सजीव क्यों और कैसे। तो आइए हम जानते हैं कि सजीव कैसे। अगर आप जानते हैं तो सजीव की मुख्य 5 विशेषता के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि सजीव की मुख्य 5 विशेषता क्या है। हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा कि आप अपने बारे में अगर आप सजीव हैं तो कैसे हैं और उसकी विशेषता क्या है। आइए बात करते हैं। तो देखेंगे आज का टॉपिक मेरे साथ सजीव और उसकी विशेषता। ठीक है मेरे साथियों, सजीव और उसकी विशेषता हम इनका चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंदर बने रहे। आइए बात करते हैं कि सजीव और उसकी विशेषता क्या है। तो एक बात आ गई मेरे साथियों कि आप लोग ना एल के पे बहुत ज्यादा रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं लोग कहेंगे, बस आप अपने काम पे फोकस करें, आप अपनी मेहनत पे फोकस करें, इससे बड़ी कुछ नहीं है। कहा भी जाता है ना कि जिस पे लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं मेरे साथियों। इसलिए आप लोग ना बस अपने काम पे फोकस करें, लोग क्या करते हैं नहीं करते किसी से कोई मतलब नहीं रखें, आप अपने से मतलब रखें, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आपके माता पिता क्या सोचते हैं ये आप सोचे कि मेरे लिए माता पिता हमें क्या सोचते हैं, आपके लिए दुनिया क्या सोचते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे मेरे साथियों। तो देखिए सजीव और उसकी विशेषता की चर्चा करें मेरे साथियों। तो सबसे पहले नंबर अगर बात करें टॉपिक में निकालेंगे और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आइए तो देखेंगे कि सजीव है ना, बात करते हैं मेरे साथियों सजीवों की विशेषता। सजीवों की विशेषता की अगर चर्चा करें मेरे साथियों, सजीवों की विशेषताएं की अगर चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा कि सजीव तो हैं बट सजीव के लक्षण क्या होते हैं, इसकी विशेषता। तो सजीवों में सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सजीवों में अगर लक्षण की बात करें मेरे साथियों तो सबसे पहले नंबर पर शोषण क्या होता है मेरे साथियों, शोषण की क्रियाएं सजीव करती है और ये इनकी प्रमुख लक्षण है और इनकी विशेषता भी है। शोषण की बात करें मेरे साथियों तो शोषण के बाद इनमें पाचन की क्रिया पोषण की क्रिया होती है। पोषण, अगर पोषण नहीं हो तो मनुष्य या किसी प्राणी वृद्धि नहीं कर सकता है, इनमें रोगों से लड़ने की क्षमताएं नहीं हो सकती है। तो पोषण के जरिए हम लोग अपने शरीर में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। तो पोषण में एक एक टॉपिक बात करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे मेरे साथियों पोषण के बाद अगर पोषण की बात करें तो पोषण के बाद जब हम किसी भोजन को ग्रहण करेंगे
तो अपने पोषण के लिए कर रहे हैं, तो उसकी तो पाचन की भी क्रिया होनी चाहिए ना। तो मनुष्य में मेरे साथियों सजीवों में पाचन की भी क्रिया होती है, ठीक है। इसकी क्रिया मेरे साथियों तो पाचन की क्रिया। पोषण के बाद अगर बात करें मेरे साथियों, पोषण के बाद अगर बात करें तो पाचन की क्रिया होगी, पोषण पोषण पाचन। पाचन के बाद अगर बात करें तो पाचन के बाद होता है एक प्रतिक्रिया होती है। पाचन के बाद प्रतिक्रिया, मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह या किसी के वातावरण में अगर ढल जाए तो उसी के प्रति प्रतिक्रिया करना व्यक्त करते हैं ना मेरे साथियों। उसी तरह से बात करते हैं कि पाचन के बाद मनुष्य में एक प्रतिक्रिया की क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के बाद अगर बात करें तो इनमें अनुकूलनशीलता, मानव जो अनुकूलनशीलता है, जब जिस समय आया उसी में ढल गया। मानव एक ऐसी प्राणी मेरे साथियों की अनुकूल है, अनुकूलनशीलता है, वातावरण में ढल जाता है। जिस भी वातावरण के अंतर्गत अगर एक मनुष्य आए तो उसी में परिवर्तन हो जाते हैं, उसी में ढल भी जाते हैं। प्रतिक्रिया के बाद अगर बात करें तो इनके अंदर एक प्रतिक्रिया होती है अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता की अगर बात करें मेरे साथियों, उसके बाद अगर बात करें तो अनुकूलनशीलता के बाद अगर बात करें मेरे साथियों तो इनके अंदर गति और गमन की होती है। क्या होती है मेरे साथियों? तो गति और गमन। कमेंट करके बताइएगा कि वॉइस कैसा है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल की जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें वॉइस कुछ गड़बड़ा गई थी माइक इसके कारण। इलेक्ट्रिक चीज है तो परेशानी तो हो ही जाता है मेरे साथी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, वॉइस थोड़ा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो अगर वॉइस अच्छी है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं मेरे साथ में गति और गमन की बात अगर बात करें तो इनमें मनुष्य में गति और गमन की बात करें तो इनमें एक प्रमुख लक्षण जो अगर बात करें तो जनन की होती है मेरे साथियों, इसकी होती है मेरे साथियों तो जनन की मेरे दोस्त, ठीक है, जनन। उसके बाद अगर बात करें तो इतने प्रमुख लक्षण है और इनकी विशेषता है। अगर उसके बाद गति और गमन के बाद अगर बात करें तो प्रतिक्रिया हो गया, अनुकूलनशीलता हो गया। गति और गमन की बात करें तो इनसे पहले इनमें उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। और उत्सर्जन के बाद अगर बात करें मेरे साथियों तब इनमें अगर बात किया जाए तो जनन की क्रियाएं भी करते हैं लोग, इनकी विशेषता है जनन। उसके बाद हर एक प्राणी जो जितने भी सजीव हैं या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। तो सजीव जो होते हैं मेरे साथियों इनकी विशेषता एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होंगे। क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे मेरे साथियों। तो ये जो सभी है ना सजीवों की विशेषताएं अगर बात करें मेरे साथियों तो हम इन पे एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि आखिर में जो विशेषताएं हैं इनकी क्या क्रिया होती है, इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है और इनकी क्या भूमिका होती है। सजीवों की विशेषता में इनकी जो भूमिका क्या होती है, आखिर में ये लोग करते क्या है, तो मैं इन पे भी चर्चा करता हूँ। बस आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे साथियों, क्लास अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमने देखा कि सजीवों के प्रमुख लक्षण की अगर बात करें मेरे साथियों तो हमने देखा कि शोषण, सजीवों में सबसे पहले जो विशेषताएं होती है शोषण के जरिए सजीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो कि ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के जरिए इनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो सजीवों की विशेषताओं में सबसे पहले नंबर अगर हमने लिखा तो क्या लिखा? शोषण लिखा, जो कि शोषण प्रमुख लक्षण होते हैं। और शोषण एक ऐसी है जो कि हाँ सजीवों की विशेषता के लक्षण क्या? शोषण। उसके बाद अगर बात करें शोषण को हमने देखा, शोषण को देखा, पाचन को देखा, प्रतिक्रिया देखा, अनुकूलनशीलता देखा, ठीक है। उसके बाद गति और गमन को देखा, उत्सर्जन देखा, जनन देखा और एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय को देखा। तो ये सभी मेरे साथियों ये क्या है? तो सजीवों की मुख्य विशेषता है। अगर आपसे कोई पूछे अब तो आप बता ही सकते हो, इसके पहले नहीं बता सकते थे, मुझे पता है, क्योंकि सब लोग सजीव निर्जीव सभी लोग पढ़ चुके हैं और बहुत जगह से पढ़ चुके थे। तो इनकी विशेषता अगर पूछ लिया जाए आपसे, या तो आपसे अगर इंटरव्यू लिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे साथियों कि आप सजीव हैं तो कैसे हैं, तो आप क्या कर सकते थे? बस इतना तो आप जानते होंगे कि बस सजीव एक जगह से दूसरी जगह जाए, भोजन करे, खाए पचाए, बस इतना ही काम है। बट ऐसा नहीं है, सभी चीज को ना एक प्रॉपर वे में समझा जाना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए और हमारे दैनिक जीवन के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं सजीवों की विशेषताओं की चर्चा अगर करें तो हम लोगों ने देखा कि सजीवों की विशेषताओं में मेरे साथी पहले नंबर तो शोषण की क्रिया होती है, सजीवों में शोषण की प्रतिक्रिया क्रिया होती है। उसके बाद अगर बात करें पोषण, सजीव पोषण के जरिए क्या करती है?
सजीव में पाचन कैसे होता है, मैं इन सभी में चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं देखा कि सजीवों में मुख्य विशेषता की अगर चर्चा करें तो प्रतिक्रिया होती, प्रतिक्रिया क्या होती है, मैं इन पे भी चर्चा करूंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं मेरे साथियों। तो सजीवों की विशेषता में फिर मैंने देखा अनुकूलनशीलता। आखिर में अनुकूलनशीलता जो होती है ना, समय परिवर्तनीय होता है, सब एक समय के अनुसार अनुकूल हो जाते हैं। जो समय आया, देखिए होता क्या चीज है कि गर्मी के दिन में हम लोग गर्मी भी सह लेते हैं, मौसम ठंडा, आप भी जो ठंडा का मौसम चल रहा है हम लोग ठंडा भी सहते हैं, बट जिस समय को आया उसी में हम लोग अनुकूल हो जाते हैं। जो भी वातावरणीय परिवर्तन होते हैं मेरे साथ है, तो उसी में हम लोग अनुकूल हो जाते हैं, एकदम प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं तो अनुकूलनशीलता के बाद हमने देखा गति और गमन। तो आप लोग खुद पता ही है कि सजीव एक जगह से दूसरी जगह तो गति गमन करती है, यानी कि जानवरों व सजीवों सभी प्रकार के गति और गमन करते हैं। आपको पता ही होगा कि गति और गमन कॉमन सी बात है कि सजीवों में होता है। उसके बाद अगर बात करें मेरे साथियों तो उत्सर्जन की क्रिया भी होती है सजीवों में। अगर हमने पाचन किया, पोषण किया, शोषण किया, तो जितने भी हम लोगों ने खाद्य पदार्थ का भोजन जो ग्रहण किया मेरे साथियों, तो उसकी उत्सर्जन भी तो होगी हमारे बॉडी में। अच्छी बुरी खाद्य पदार्थ भी आते हैं, और यानी कि सही शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त भी हमारे बॉडी में बनते हैं। तो इन सभी का उत्सर्जन किससे होगा, तो पसीना के जरिए, मल मूत्र के जरिए इन सभी का उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे लिए जो भी इंपोर्टेंट होंगे खाद्य पदार्थ, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो हमारे शरीर के लाभदायक होंगे, वही हमारे बॉडी में काम करेंगे। और जो नहीं होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा ना। तो उत्सर्जन के जरिए बाहर किया जाता है मेरे साथियों। मैं एक भी चर्चा डिटेल्स में चर्चा करूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मेरे साथियों तो जनन की क्रियाएं होती हैं, और एक कोश की, हर एक सजीव, जितने भी सजीव हैं, एक कोश के वह कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे मेरे साथियों तो शोषण के जरिए मनुष्य क्या करता है। आप चाहें तो इस डायग्राम के साथ हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से पढ़ने से मेरे साथियों बहुत ज्यादा समझ में आता है। और जो होता है ना, लाइनिंग बाय लाइनिंग लिखा देना, पैराग्राफ लिखा देना उचित नहीं है। आजकल के समय में ना बस ऐसा पढ़िए, टेक्निकल पढ़िए और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाइए। कॉन्सेप्चुअल अब की जमाने शॉर्टकट से नहीं चलेगा मेरे साथियों, इसलिए डीप में पढ़िए और उसे शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए, जो कि आपको याद रहे। पहले एक बार डीप पे पढ़ लीजिए, उसके बाद उसी चीज को शॉर्ट करना सीख लीजिए। शॉर्ट करने के लिए मैं भी बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास में मैं लूंगा, और जो पहले की जो क्लास चल रही है, मैं हर एक शॉर्ट करना कैसे है, कैसे याद करना, कैसे नोट्स बनाना, मैं सब पे चर्चा करते चलूंगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ तो सजीवों में विशेषताएं की अगर हमने देखा तो देखा कि श्वसन की क्रियाएं जो होती है मेरे साथ में, तो श्वसन की क्रियाएं में सजीव क्या करते हैं, तो इससे मेरे साथियों सजीव जो करते हैं तो श्वसन के द्वारा सजीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसके द्वारा मेरी बात अगर करें मेरे साथियों तो सजीव इसके द्वारा क्या करते हैं, तो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं किसके द्वारा मेरे साथियों, तो श्वसन के जरिए। ठीक है, फिर बात करें तो सजीवों में मुख्य लक्षण की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट पे हमने देखा पोषण, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। मैं पोषण की भी जब क्लास लूंगा तो बहुत सारे कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन। हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर के लिए या मानव शरीर के लिए पोषक पदार्थ निम्नलिखित है कौन कौन से, आप बता सकते हैं, या तो आप बता दें तो कमेंट करके बताइएगा कि मानव शरीर के लिए निम्नलिखित प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, या पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे पोषक पदार्थ के बारे में जाना, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रुक्षांश, फाइबर, जल, विटामिन, प्रोटीन, इसमें क्या है, तो हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ हैं, और इन सभी का उपयोग हम करेंगे, और इन सभी को चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं तो हमने पोषण को देखा, जब तो सजीवों की विशेषता में पोषण की तो क्रिया होगी। तो पोषण को अगर बात करें तो पोषण से क्या होती है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का जब हम लोग उपयोग करते हैं, या विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा सजीवों की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर बात करें तो सजीवों में वृद्धि की क्रिया होती है। सजीव इसके जरिए वृद्धि विकास करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि रोगों से ही लड़ सकते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ मस्त नहीं रहेगा मेरे साथियों, तो आप में रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं पोषण में अगर देखें तो सजीव पोषण के जरिए क्या करता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता इन्हें प्राप्त होता है, और प्लस वृद्धि और विकास करते हैं। तो लिखिएगा मेरे साथियों, वृद्धि व विकास, वृद्धि व विकास, वृद्धि व विकास, और अगर बात करें मेरे साथियों तो रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरे साथियों, क्षमता को प्राप्त करते हैं। किससे मेरे साथियों, तो पोषण से।
पोषण में हम लोग देखेंगे कि पोषण के जरिए मानव के लिए पोषक पदार्थ क्या है, तो देखेंगे वसा को देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट देख लेंगे, प्रोटीन देखेंगे, विटामिन, जो कि विटामिन का कार्य होता है कि मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करना, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन का कार्य होता है। तो पोषण में सभी पोषक पदार्थ आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो हमने देखा मेरे साथियों पाचन। तो सजीवों द्वारा अगर बात करें मेरे साथियों, तो सजीवों द्वारा जितने भी हम लोग खाद्य पदार्थ का भोजन या खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, या खाद्य पदार्थ या तो जितने भी भोज्य का जो अधिक करते ग्रहण करते हैं, उसी सजीव द्वारा क्या किया जाता है, तो पचाने की क्षमता उनमें होती है। तो सजीवों द्वारा किए गए भोज्य पदार्थ या ग्रहण, सजीवों द्वारा किए गए ग्रहण, उसे पचाने की क्षमता को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं मेरे साथियों, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो भोजन का जो पचाने की क्षमता होती है, तो इसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मैं एक एक पॉइंट को लिखाऊंगा, यहाँ शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो देखेंगे पाचन में अगर बात करें, तो पचाने की क्षमता को, है ना, पचाने की क्षमता को मेरे साथियों, इनमें पाचन की क्षमता, पाचन जो होता है, तो पचाने की क्षमता, जितने विभिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो ग्रहण किए गए हैं, इन्हें पचाने की क्षमता होती है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है पाचन क्रिया। अगर प्रतिक्रिया की बात करें मेरे साथियों, तो इनमें हम देख लेंगे, अगर प्रतिक्रिया की बात करें, तब अगर हम बात करें, तो सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति, सजीव जो है मेरे साथियों, देखिए हम लोग जैसा करनी वैसा भरनी का कहानी आप लोग सुने होंगे, कि देखेंगे कि जिस वातावरण में आप रहेंगे मेरे साथियों, जितने अच्छी दोस्ती अच्छे मुकाम तक ले जाती है मेरे दोस्त, और बुरे दोस्ती बुरे मुकाम तक ले जाती है। तो आप किस ग्रुप में रहना चाहते हैं, या अच्छे में या बुरे में, तो आपको अच्छे में ही रहना पसंद करेंगे, मुझे पता है कि आप अच्छे में ही रहना चाहेंगे। अच्छी दोस्ती ही सब कुछ करती है, दोस्ती से ही सब कुछ सीखता है मेरे साथियों। तो जिस माहौल में ना, देखेंगे एक छोटे बच्चे को अगर आप देखते हैं, या तो फिर एक कुम्हार को देखे होंगे, कि जिस ढाल में एक मिट्टी को ढालता है, उसी मिट्टी से बड़ी मूर्ति भी बन जाती है, उसी मिट्टी से छोटी मूर्ति भी बनती है। तो जिस आधार पर उसे ढाला गया, उस आधार में परिवर्तन हो गया। उसी तरह से एक मानव जो है परिवर्तनशील है, अनुकूलनशीलता, प्रतिक्रिया करता है, तो अपने आसपास के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया जो होता है मेरे साथियों, इसमें देखिए, तो मनुष्य जो क्या करता है मेरे साथियों, कि अपनी अपनी अपने आसपास अपने आसपास की वातावरण, है ना, वातावरण के प्रति क्या करता है मेरे दोस्त, तो प्रतिक्रिया करता हूं, ठीक है। समझा रहा हूं, मैं इसे लिखाऊंगा, ठीक है, डिटेल्स में मैं इसे लिखाऊंगा, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में कुछ तो चले जाए। सबसे पहले किसी चीज को ना मेरे साथियों, हर एक उस स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं, उस स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आएगा जो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझा रहा हूं, आप लिखने में लगे हुए हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप, मैं लिखवाने का भी मौका दूंगा और लिखने में भी समय लगाऊंगा और लिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले सभी स्टूडेंट को ना, अगर कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई शिक्षक अगर पढ़ा रहे मेरे साथियों, तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस चीज को समझ जाते हैं, तो आप उस चीज को खुद से कर ले पाओगे। अगर उस चीज को टीचर समझा रहे, आप लिखने में लगे हो, तो आप उसको लिख तो लोगे, बट उसे समझ नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए, उसके बाद आप खुद कर सकते हो। उसके बाद जितने भी, अगर मान लीजिए समझा रहे तो 100% में, तो अगर 50 भी समझ में आ गया, तो 50% तो फिर लिखाने के बाद तो खुद समझ जाओगे। तो बस आप लिखने में अगर लग जाओगे मेरे साथियों, तो 1% समझने में नहीं आने वाला, फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो रट्टा मारने से बेहतर है कि उसे समझ लिया जाए, बेहतरीन आपके लिए होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, तो देखेंगे, तो प्रतिक्रिया हमने बताया कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजीव क्या करते हैं, तो प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेरे साथियों, तो अनुकूलनशीलता इसी को बोल, मैं इसके पहले जो एग्जांपल्स में बता रहा था बच्चों की, कि अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो सजीव जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण के प्रति या आधार पर क्या होते हैं मेरे साथियों, स्वयं को ढाल लेते हैं। जिस तरह से उनके आधार पर जो उनके वातावरण आते हैं, उससे थोड़ा सा ढल जाते हैं। मान लिया जाए अभी जो ठंड का जो सीजन है मेरे साथियों, तो ठंड के सीजन में आप ठंड के आधार खुद अपने आप को ढाल रहे हैं ना, तो जो ठंड में स्वेटर पहन के रहना है, चादर ओढ़ के रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, तो इतना तो आप करते हो कि जैसा मौसम है आप उस आधार पर ढल जाती हो। तो अनुकूलनशीलता इसी को बोले जाते हैं हमारे साथियों, कि जिस चीज में, यानी कि जिस चीज का आपके ऊपर प्रभाव पड़े, आप उसी में बदल जाते हो। तो यही होता है अनुकूलनशीलता मेरे साथियों। बच्चों को जिस माहौल में रखा जाए, उसी माहौल में बच्चा ढल भी जाता है मेरे साथियों। तो देखेंगे, अगर छोटे बच्चे आपके आस पड़ोस या आपके घर में है, तो देखेंगे बच्चा जिस माहौल में रहेगा,
10 5 2 अगर मिल गया, अगर वो 10 5 2 अच्छा है, इसलिए बच्चों को ना छोटी उम्र से ही शिक्षा की राह में ले जाइए और उन्हें शिक्षा के प्रति जानकारी होना चाहिए। उसी माहौल में बच्चा ढल जाएगा। उसके बाद और होता क्या चाहिए कि देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे 10 5 दोस्त के चक्कर में रहे, जैसा माहौल वो लोग बनाएंगे उसी में वो लोग क्या हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे, उसी में वो लोग परिवर्तन हो जाएंगे, उन्हीं के प्रति प्रतिक्रिया लेना शुरू कर देंगे और अनुकूलनशीलता तो वही है, तो उसी में वो लोग क्या कर देंगे, बदल जाएंगे। इसीलिए मनुष्य क्या करता है मेरे साथियों, तो अपने आसपास की सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति अनुकूलशीलता या उनके आधार पर स्वयं को ढाल लेते हैं। देखेंगे अनुकूलनशीलता आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकूलनशीलता की अगर बात करें मेरे साथियों, तो सजीव अपने आसपास की वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करती करती है और स्वयं को उसमें ढाल लेते हैं। ठीक है, स्वयं को लिखने की जगह नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्वयं को ढाल लेना वातावरण के आधार पर। ठीक है, वातावरण के, फिर से लिखता मेरे साथियों, वातावरण के आधार पर स्वयं को ढाल लेना। ठीक है, स्वयं को ढाल लेना, इन्हीं को अनुकूलनशीलता बोलते हैं। अब गति और गमन की अगर बात करें मेरे साथियों, तो देखेंगे कि सजीवों में जानवर गति और गमन करते हैं। सजीव एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे पोषण के आधार पर तो जाएंगे ना, इन्हें पोषण करना है, पाचन पोषण क्रिया भोजन के लिए तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। सजीव का ये तो मुख्य लक्षण है कि सजीव एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, गति और गमन करते हैं। तो गति और गमन की जब बात करें तो में सजीवों में जानवर गति और गमन करते हैं। ठीक है, सजीवों में जानवर क्या करते हैं मेरे साथियों, गति और गमन करते हैं। उसके बाद अगर बात करें उत्सर्जन की अगर बात करें मेरे साथियों, तो सजीवों के शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ, सजीवों के शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ मेरे साथियों इसी क्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा, तो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही सजीवों में जो बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट माने खराब पदार्थ होते हैं। मैंने इसकी पहले चर्चा किया था कि हम लोग जितने भी प्रकार की विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए, ताकि जब तक हमारे शरीर में अच्छे खाद्य पदार्थ, अच्छे भोजन हम लोग नहीं करेंगे मेरे साथी, तो स्वस्थ इसलिए रह पाएगा। इसे स्वस्थ और विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इनमें जो होती है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो शरीर को करना ही पड़ेगा। इसके लिए किसी चीज को मान लिया जाए आप बाइक ही चलाते हैं मेरे साथ, तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। जब तक पेट्रोल है तब तक तो बाइक चलेगी, बट जैसे ही पेट्रोल भरा तो गाड़ी में तो डलाना पड़ता है, और जितनी भी होती तो प्रदूषण की जगह ही खत्म होती है ना। तो देखिए बात करते हैं मेरे साथियों, जब अगर बात करें मोबिल के नाम गाड़ी में सुने होंगे, जब मोबिल उपयोग का चीज है, जब मोबिल यूज हो रहा है, जब तक मोबिल ठीक ठाक है तब तक गाड़ी से धुआं नहीं निकलती। जब मोबिल खराब हो जाएगा तो गाड़ी से धुआं फिर करना शुरू कर देते मेरे साथ। उसी तरह से हमारे शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी पोषक पदार्थ, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा हम जितने भी भोजन को ग्रहण करते हैं, उनसे बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो खराब पदार्थ बने, शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड, खाद्य पदार्थ जितने भी बनते हैं, अपशिष्ट जितने भी हैं, तो उन्हें हमारा शरीर उत्सर्जन की क्रिया द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, इन सभी क्रिया के द्वारा जितने भी बाहर निकलते पसीने के जरिए, ये सभी क्या होते हैं, उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ को अगर बात करें, उत्सर्जन के जरिए बाहर किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें मेरे साथियों जनन, तो सभी सजीवों में जनन यानी अपने जैसे संतानों को जन्म देना या प्रजनन करना इनमें क्षमता होती है। ठीक है, तो अगर बात करें जनन, तो प्रत्येक जीवधारी अपने जैसे संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं जनन। अपने जैसे खुद जो जनन होते हैं ना, जनन तो आपको पता ही होगा कि जनन में जब जनन पढ़ाऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा कि कैसे जनन होता है, कब निषेचन की क्रिया होती है, मैं सब बात करूंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। फिर अगर बात करें तो एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, तो प्रत्येक सजीव की कोशिकाएं मेरे साथियों एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया होगा मेरे साथ तो कमेंट लाइक जरूर करेंगे। फिर मैं जितनी भी चीजें चर्चा की मैं इनको आपकी कॉपी में लिखवा डालता हूँ, बस आप लोग लिख लेंगे, या तो आप एक्सप्लेनेशन भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मेरे साथियों। अब लिखिएगा, ठीक है, अब आप लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, सजीव और उसकी विशेषता। सजीव और उसकी विशेषता हेडिंग है। अब लिखना शुरू कीजिएगा, सजीव और उसकी विशेषता। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 लिखिएगा सजीव और उसकी विशेषता के नंबर 1 लिखिएगा कि शोषण।
शोषण लिखेगा कि शोषण के द्वारा सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शोषण के द्वारा सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, शोषण के द्वारा सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि शोषण के द्वारा क्या करते हैं, तो शोषण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, उस बाद लिखेगा पोषण। सजीवों की विशेषता में पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे पोषण। ठीक है, पोषण को देखिएगा तो लिखेगा, पोषण में लिखेगा मेरे साथ में, पोषण में लिखेगा कि विभिन्न पोषक पदार्थों के द्वारा सजीव वृद्धि और विकास करते हैं तथा रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा मेरे साथ में, नंबर 3 में लिखिएगा पाचन। हमने लिखा है पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा पाचन लिखिएगा इस सजीवों में ग्रहण किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, सजीवों में ग्रहण किए गए विभिन्न प्रकार के भोजन को पचाने की क्षमता को पाचन करते हैं। को पचाने की क्षमता होती है। सजीव जितने भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का अगर ग्रहण करेंगे उन्हें पचा पाते हैं, उन्हें पचाने की क्षमता होती है, इसी को पाचन करते हैं। फिर अगर बात करें तो प्रतिक्रिया को लिखिएगा मेरे साथ में, लिखिएगा प्रतिक्रिया, पॉइंट नंबर 4 डालिएगा प्रतिक्रिया लिखेगा कि सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को लिखेगा आप लोग मेरे साथ में, अनुकूलनशीलता लिखेगा अनुकूलनशीलता लिखेगा कि सजीव अपने आसपास के वातावरण के आधार पर स्वयं को ढाल लेते हैं। अनुकूलनशीलता में लिखेगा कि सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति या आसपास के वातावरण के आधार पर स्वयं को ढाल लेते हैं, इसे अनुकूलनशीलता बोलते हैं। मैंने सबको समझा रखा ना। चलिए अब समझ, देखिए अब जो लिख रहे हैं ना मेरे साथियों, तो अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल से चर्चा कर लिए थी इंट्रोडक्शन की क्लास में कि साइंस क्या है, साइंस के कितने प्रकार होते हैं। मैंने बहुत सारे डिटेल से चर्चा किया कि साइंस को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, किस पार्ट का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बता सकते किस पार्ट का बायोलॉजी है? बस आप लोग इतना जानते, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस नहीं है यार, साइंस तो है ही, बट किस पार्ट का साइंस? तो हम लोगों ने देखा जियोग्राफिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और नेचुरल साइंस। इन तीनों में अगर बात किया तो हम लोगों ने नेचुरल साइंस को देखा, फिर फिजिकल साइंस एक बायोलॉजिकल साइंस था। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में अगर बात करें मेरे साथियों, तो फिजिकल साइंस में हमने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखा, और बायोलॉजिकल साइंस में 3 पार्ट को देखा हमने। बायोलॉजिकल साइंस में जूलॉजी को देखा, बॉटनी को देखा, और एक सूक्ष्म विषाणु या बैक्टीरिया को देखा। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा, तो उसमें से अगर बात करें बायोलॉजिकल साइंस की अगर चर्चा करें, तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोगों ने जूलॉजी की क्लास को स्टार्ट की हुई है, जिसे हम बोलते हैं जंतु विज्ञान में अगर बात करें तो इनकी चर्चा कर रहे हैं। मैं उन सभी पे चर्चा करूंगा। बायोलॉजी विज्ञान बोलते हैं, मैंने उन पे भी चर्चा किया था कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के मैंने कुछ 10 पॉइंट लिखाए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिजिकल साइंस के भी 10 पॉइंट दिखाए थे, नेचुरल साइंस के भी 10 पॉइंट, मैं सभी पे चर्चा किया था। ठीक है, तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए, आपका इंतजार कर रहा है मेरे साथियों, और उस वीडियो को देखना ना भूलें। इंट्रोडक्शन की क्लास देखिए, आपको बहुत सारे कुछ वहां से सीख जाएंगे कि साइंस क्या है, साइंस के कितने प्रकार होते हैं, साइंस किस शब्द से लिया गया है, और साइंस का जो होता है ना, साइंस किस भाषा का शब्द है, मैं इन पे बहुत सारे डिटेल्स में चर्चा किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि साइंस किस भाषा का शब्द है, साइंस कहाँ से लिया गया है, तो इन सभी मैंने चर्चा कर लिया। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, प्ले लिस्ट में डाला हुआ। ठीक है, हड़बड़ाने के बाद हमें 80 से जाइए, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए और इंट्रोडक्शन क्लास को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमने बात किया, तो हाँ, कहाँ हम लोग थे मेरे साथियों? उत्सर्जन तो हम लोग लिखाई नहीं, उत्सर्जन नहीं लिखा है, अनुकूलनशीलता में थे। तो लिखिएगा अनुकूलनशीलता मेरे साथियों, लिखिएगा कि सजीव अपने आसपास के वातावरण के आधार पर स्वयं को ढाल लेते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा तो गति और गमन। क्या है? गति और गमन हमारा पॉइंट है। लिखिएगा गति और गमन, लिखिएगा कि गति और गमन में लिखिएगा सजीवों में जानवर गति और गमन दोनों करते हैं। सजीवों में जानवर गति और गमन दोनों करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, उत्सर्जन। फिर देखेंगे मेरे साथ उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन। आइए इस पे चर्चा करते हैं।
लिखिएगा उत्सर्जन में, लिखिएगा मेरे साथ उत्सर्जन कि सजीवों के शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ, सजीवों के शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ इसी क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसी क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि सजीवों में जो बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ है किस क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है, देखिए पढ़ाई के साथ साथ ना अपने माइंड को चेक करते रहिए कि किस टॉपिक से या किस लाइन से, किस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप उस पर कमांड कीजिएगा तो आप में एमसीक्यूज बनाने की क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी। तो बताइएगा कि सजीवों में किस क्रिया के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो ऑटोमेटिक आप बता ही सकते क्योंकि हमने बता दिया उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं, लिखेगा, अब बात करते हैं, लिखिएगा उसके बाद हाँ क्या था उत्सर्जन के बाद था, उत्सर्जन हम लोग देखें, हाँ उसमें उत्सर्जन लिखिएगा, उत्सर्जन के ऊपर लिखिएगा कि सजीवों के शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ इस क्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन के बाद हम लोग देखेंगे जनन, क्या मेरे साथियों, जनन लिखिएगा, जनन लिखिएगा, जनन में कि सजीव लिखिएगा प्रत्येक जीवधारी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें बोलते हैं जनन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक कोश के वह बहुकोशिकीय, जितने भी सजीव हैं एक कोश के वह बहुकोशिकीय हैं, इसमें भी लिख लीजिए, 1 2 पॉइंट 1 और इसमें भी लिख लीजिए, एक कोश के वह बहुकोशिकीय में लिखिएगा मेरे साथियों, लिखिएगा कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं और इन्हें एक कोश के वह बहुकोशिकीय कहा जाता है, और इन्हें एक कोश के वह बहुकोशिकीय कहा जाता है। तो हम लोगों ने बहुत देर में चर्चा की मेरे साथियों कि सजीव और उसकी विशेषता। तो हम लोगों ने आज जाना कि सजीव और उसकी विशेषता क्या है, और उनके कुछ पॉइंट को भी जाना, और उनके कुछ डिफिनेशन को जाना, और उनको अच्छे से समझने की कोशिश भी की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सजीव और उसकी विशेषता में अब दिक्कत कभी नहीं आएंगे और आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। मुझे पता है कि सीखने के लिए ज़्यादा प्रेशर भी नहीं किया कीजिए और ज़्यादा दिमाग को लोड भी नहीं लीजिए, बस आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक है कि आप सीख ही जाओगे। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। हर उस स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि किसी चीज़ को आप पढ़िए या फिर किसी टीचर के द्वारा पढ़ें तो सबसे पहले उन टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे सब्जेक्ट को या पढ़ाए जा रहे टॉपिक को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं मेरे साथियों, तो हमें ऐसा लगता है कि जब आप सुनने की कोशिश करते हैं तो उसी टाइम आपके अंदर 50% जो होता है ना, 50% आप समझ जाते हैं। उसके बाद जब टीचर उसको जब डिफाइन करवाते हैं, जब उन्हें लिखवाने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें लिखवाते हैं, तो आप 100% के राह पे चले आते हो, अच्छे तरीके से पूर्ण तरीके से सीख जाते हो। ऐसा होना चाहिए। तो आप सबसे पहले किसी चीज को समझने की कोशिश करें, उसके बाद खुद ब खुद आप लिख सकते हो। तो जब तक समझा नहीं जाता है तब तक आप लिख नहीं सकते हो। अगर आप लिख लिए फिर आपको रटक की जरूरत है, फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसलिए रटने से बेहतर है, माइंड पर जोर डालने से बेहतर है किसी चीज को बेहतर से बेहतर समझा जाए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा, तो क्या मैं यहाँ से क्वेश्चन कर सकता हूँ? अगर क्वेश्चन कर सकता हूँ तो लिखिएगा, क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, मैं कल उसकी क्लास में पूछूंगा। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। और एक बात है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो इसी चैनल के नाम से जीएस और एनसीईआरटी क्लासेस बाय एम कुमार, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप उसमें ज्वाइन कर लें और वहाँ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारे क्लास का, सारे लेक्चर्स का मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करूँगा। जब तक आप लोग वहाँ पे जाएं और कमेंट करें पीडीएफ की अगर आवश्यकता है, तो मैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग आप लोग टेंशन ना करें। आइए फिर बात करता है। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से, शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। क्या क्लास अच्छी लगी आप लोगों को? अगर क्लास अच्छी लगी हो मेरे साथी, तो लाइक कमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और एक दिल तो मुझे भेज दिया करो यार, है ना, एक दिल तो भेज दिया करो ताकि मुझे भी लगे हाँ आप लोग दिल वाले हो। आइए बात करते हैं। तो हम लोग देखें कि सजीवों में उनकी विशेषताओं को देखा उनकी। अब मैं बात करूंगा कि सजीवों की होते हैं कि पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार की बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डालेगा या अगला हेडिंग डाल लीजिए कि सजीवों के प्रकार पोषण के आधार पर। लिखिएगा सजीवों की प्रकार
आधार पर हम बात करेंगे मेरे साथियों, पोषण के आधार पर अगर बात करें तो सजीव दो प्रकार के, एक स्वपोषी एक परपोषी। स्वपोषी में अगर बात करें तो स्वपोषी भी दो प्रकार की, स्वपोषी में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक फोटोऑटोट्रोपिक होती है, एक कीमोऑटोट्रोपिक होती है। तो मैं अगर बात करूं फोटोऑटोट्रोपिक की बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पेड़ पौधे में होती है, बट अगर मैं कीमोऑटोट्रोपिक की बात करूं तो ये भी तो स्वपोषी। तो अगर मैं बात करूं तो पेड़ पौधे स्वपोषी सिर्फ नहीं होते हैं, एक कीमोऑटोट्रोपिक की जो प्रक्रिया होती है रासायनिक प्रक्रिया मेरे साथियों, ये केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया होती है। और यह जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो केमिकल रासायनिक प्रक्रिया जो होती है मेरे साथियों, ये जो है ना, ये जो प्रक्रिया समुद्र की गहराइयों के नीचे होता है और उसमें जो पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो कर लेती है। और अपवाद में अगर बात करूं तो उस समय लाइट से ही एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तो दिन में होती है, बट रात में अगर बात करूं तो चंद्रमा की जो लाइट होती है ना, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तरह ही काम करता है। और उस समय भी कुछ बैक्टीरिया बनाने में लगे हुए होते हैं। मैं उन सभी पे डिटेल से चर्चा करूंगा। फिर अगर मैं परपोषी की बात करूं तो इनमें भी तीन प्रकार के होते हैं, होलोजिनिक होते हैं, पैरासिटिक्स होते हैं और एक सेप्रोफाइट्स होते हैं। अगर बात करूं तो उसमें अगर बात करते हैं पूर्णभोजी होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। तो क्या है परजीवी, तो मैं इनकी डिटेल से चर्चा करूंगा कि पूर्णभोजी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है और कीमोऑटोट्रोपिक की क्रिया कैसे होती है, मैं इन सभी पर चर्चा करूंगा मेरे साथियों। अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ।